हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से देख करके अवलोकन कर रहे होंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और पिछले सेक्शन में हमने भारत के व्यवस्थापिका यानी विधायिका के बारे में बात किए थे। और जो विधायिका का वर्णन मिलता है, हमने बताया था कि जो भारत के विधायिका का वर्णन है या व्यवस्थापिका का वर्णन है, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक है। व्यवस्थापिका विधायिका का कार्य क्या है, हमने इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। और आर्टिकल 79 में हम लोगों ने देखा था कि संसद का गठन। इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में हम लोग देखे थे राज्यसभा की संरचना। क्या राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना को हम लोगों ने देखा था और अवलोकन किया था कि राज्यसभा की संरचना में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होती है और वर्तमान में क्या है संख्या, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 मानी जाती है, जिसमें 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। हमने बताया था कि राष्ट्रपति उनका मनोनयन करता है जो लोक कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं। लेकिन जो खेल से संबंधित क्रियाएं हैं ये लोक कला या सामाजिक के क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए खेल को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यानी कोई खेल में अपना उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया है तो उसको सामाजिक कार्यों में नहीं रखा जाए। अगर वर्तमान सदस्य संख्या देखा जाए तो राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्य संख्या है ये 245 है। और 245 में हमने बताया था कि 12 जब मनोनीत हो जाएंगे, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि वर्तमान सदस्य संख्या अगर 245 है, कितना 245 है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसमें 12 मनोनीत हो जाएंगे तो बचेंगे 233 और इसी 233 से हम राज्यों के बीच और यूटीएस यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों का आवंटन करेंगे। राज्य से जो चूज करके जाते हैं यहाँ पर ये 225 जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पहले राज्यों से यहाँ से 230 जाते थे। कितना पहले, जब जम्मू कश्मीर का निर्माण नहीं हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के पहले, तो यहाँ से 230 जाते थे और यूनियन टेरिटरी से कितने जाते थे, 4 जाते थे। लेकिन ये चीज कट गई जब से जम्मू कश्मीर बना हुआ है। 4 सीटें इधर से निकल करके इधर आई और ये बढ़ गया, 8 हो गया यूनियन टेरिटरीज में। अब पूछा जाएगा कि दिल्ली से, वर्तमान समय में दिल्ली की जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कितना है, तो हम बताएंगे कि दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी की 1 राज्यसभा सीट है, इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर के 4 सीटें हैं। यानी 8 सीटें यूनियन टेरिटरीज की है और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ये 225 है। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है ये किस अनुसूची में दिया गया है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा का आवंटन किया गया है। और ये जो आवंटन है ये 1971 की जनगणना का आधार है। तो हमने इसके पहले बात किया था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है कैसे होता है, इस पे भी हमने चर्चा किया था, बस लिखवाना रह गया था। तो आज हम बताते हुए चल रहे हैं, आप उसको नोट करते चलेंगे। राज्यसभा का जो चुनाव होता है ये राज्य और यूनियन टेरिटरी के द्वारा होता है। कैसे होता है इसको भी हमने बताया था। आप लिखेंगे कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय, ठीक, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत होता है, ठीक। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली यानी सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। अब एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, ये क्या चीज है, हमने राष्ट्रपति के चुनाव में आपसे पिछले क्लासों में भी बताया था कि बहुत डिटेल से इसकी जानकारी दिए हुए, वहां से देखिए और पता चलेगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं लेती है। हमारा लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र जिसमें जनता चुनती है, 2 तरीके का होता है चुनाव, या तो वो प्रत्यक्ष तरीके का होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, अप्रत्यक्ष जिसमें जनता भाग नहीं लेती। हमने सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की विधानसभाओं से विधायकों को, एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को चूज करके, प्रत्येक विधायक को चूज करके राज्यों में भेजा। यानी 225 राज्यों से हमने विधायक और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के 233 लोगों को भेजा। राष्ट्रपति ने 12 लोगों को मनोनीत किया। वर्तमान में सदस्य संख्या 245 हुई। यानी हमने विधायकों को निर्वाचित किया और ये विधायक चल करके 245 लोग मिल करके क्या करेंगे, राज्यसभा में जो है सदस्य का रूप धारण करेंगे। ये विधायक सदस्यों को चुनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो आप बताएंगे कि राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की सभी विधानसभाएं भाग लेती हैं। उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इनके भी जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं वो लोग भी भाग लेते हैं। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आप बताएंगे दिल्ली जहां से 3 सीट है, पुदुचेरी 1 सीट है। इसके बाद बताएंगे कि जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए यूनियन टेरिटरीज बने हुए हैं, इनसे भी 4 सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये 8 सीटें हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सम्मिलित होते हैं। फिर राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, आप बताएंगे कि एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत होता है, जिसमें डायरेक्ट जनता नहीं विधायक भाग लेते हैं राज्यों की विधानसभाएं से। लेकिन किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमने बताया था कि वो भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, हमने बताया था कि 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अब 30 वर्ष की उसकी आयु होना चाहिए। इसके साथ साथ वो व्यक्ति को कम से कम 10 एमएलए उसके नाम को प्रस्तावित करते हो, यानी अनुमोदन करते हो उसके नाम को, उसको जानते हो, उसके पास इतना विवरण होना चाहिए। यानी 10 एमएलए 10 विधायकों का उनके पास गणपूर्ति होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा के सांसद का चुनाव लड़ सकता है या तभी वो चुना जा सकता है राज्यसभा सांसद के रूप में। इसके बाद हमने बताया था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में तमाम चीजों को हमने लेकर के चर्चा किया था कि राज्यसभा की जो कार्यवाहियां होती हैं कैसे होती हैं, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा में 25 वर्ष होती है। 30 वर्ष की आयु में चुने जाते हैं, इसलिए ही उन्हें हम क्या कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, अधिक उम्र में। ठीक, इसके बाद हमने बताया था कि राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। उच्च सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब जिसका कभी विघटन ना होता हो। ठीक, राज्यसभा का कई बार प्रश्नों में बच्चे विवादित में खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसको ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष होता है। और ये जो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, आप लिखेंगे कि इसके प्रत्येक 2 वर्ष में कुल सदस्यों का जो 1/3 सदस्य होता है, यानी कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245। प्रत्येक 6 साल के बाद इसका 1/3 सेवानिवृत्त होते रहेंगे। यानी आज 2021 है तो 2021 में, सॉरी आज 2023 है तो 2023 में राज्यसभा का चुनाव हुआ और इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे आने वाले समय में 6 साल जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो 2029 में जो टोटल सदस्यों की राज्यसभा में संख्या होगी उसका पूरा 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहेगा। 2024 में हम चलकर देखेंगे तो 2024 में जब चुनाव होगा फिर इसके जो होंगे ये 2030 में चल करके इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक अस्थायी सदन है, ठीक, जो कभी जिसका विघटन नहीं होता। इसीलिए हम राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। और इसके बाद इसे बुजुर्गों का सदन क्यों बोलते हैं, हमने ये भी बताया कि ये 30 वर्ष की आयु के लोग इसमें चूज करके जाते हैं, इसलिए हम इसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं। फिर इसके बाद राज्यसभा में अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि राज्यसभा के इसमें गठन की बात क्या है, तो गठन में हमने वही बताया कि इसमें 10 प्रतिनिधि 10 एमएलए कम से कम आपको जानते हो। इसके बाद इसका चुनाव आप लड़ेंगे, 30 वर्ष की आयु पूरी करते हो, भारत के नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। इसके साथ साथ आप जब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद आप चूज करके जाएंगे
तो फिर शपथ लेनी पड़ती है। किसके समक्ष शपथ लेंगे? तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, जिसका वर्णन हमारे जो है अनुच्छेद 89 में किया गया है, 89 में, आर्टिकल 89 में किया गया है। ठीक, कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे, जैसे अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार। तो सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उसका भी हम जिक्र करेंगे, कहाँ पर कहा गया है ऐसा, वो बात की बात है। ठीक, तो हम लोग अब जानेंगे कि राज्यसभा के गठन होने के बाद राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। ठीक, इस पे हम चर्चा करेंगे, आप वर्ड को नोट करते चलेंगे। ठीक, राज्यसभा की शक्तियां, यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जामों में वनडे के अलावा बनते रहते हैं। ठीक, वनडे में तो कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अनेक जगहों पर बनते हैं। यहाँ पर हर चीज़ों का डिटेल दिया जाएगा। इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी उसको हम अगले जब लोकसभा और राज्यसभा में अंतर समझेंगे तो इसमें से हम पढ़ लेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक, कुछ विशिष्ट शक्तियाँ राज्यसभा के पास हैं। हमारे भारत में जब ब्रिटेन से व्यवस्थापिका या विधायिका जो दिया गया आर्टिकल 79 से वो 123 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक की जो विवरण दिया गया है, जब ये प्रक्रिया हमने ब्रिटिश के संसद से अपनाया तो हमारे यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कल्पना की जाती है। तो राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं कहीं कहीं लोकसभा से किसी किसी क्षेत्र में अधिक है, उसी को हमें देखना है कि राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है। तो राज्यसभा की अगर प्राथमिक शक्तियाँ देखा जाए तो इसे कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 249। कई बार पिछले समीक्षा अधिकारी का पेपर उठा करके देखेंगे तो आर्टिकल 248, 249, 253 ये लगातार कई परीक्षाओं में रिपीट हुए। पिछला समीक्षा अधिकारी का पेपर भी देखेंगे। फिर इसके बाद अगला आर्टिकल 312। ठीक, इसमें हम बात करेंगे कि आर्टिकल 249 में क्या है, 312 में क्या है, कि ये राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां देता है। ठीक, 249 में कहा गया है कि अगर राज्य का कोई भी विषय है जो अनुसूची 7 में दी गई है, राज्य सूची से संबंधित किसी भी राज्य के संबंधित कानून का मामला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य है, झारखंड राजस्थान राज्य है, इसके किसी सब्जेक्ट को लेकर राज्य सूची के विषय पे अगर कानून संसद बनाना चाहती है तो उसके तब बना सकती है जब क्या राज्यसभा जो है क्या करेगी, राज्यसभा अपने जो सदस्य हैं उनके प्रथम विशेष बहुमत की द्वारा प्रस्ताव पारित करे। अब विशेष बहुमत 3 प्रकार के हमने इसकी चर्चा किया था, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत में हमने ये भी चर्चा किया था कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहली क्लास में ही हमने संविधान की इसको चर्चा किया था। तो विशेष बहुमत जो है उसमें भी प्रथम प्रकार का जो विशेष बहुमत है ये क्या कहता है कि उपस्थित कितने उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। ठीक, यानी राज्यसभा में जितने लोग उपस्थित हुए उसका अंदर जो लोग मतदान किए, क्योंकि सदस्यों का जब सदन चल रहा होता है तो जितने लोग उपस्थित होते हैं सभी लोग मतदान नहीं करते। कुछ लोग टॉयलेट में होते हैं, कुछ लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग अपना भी पान मसाला, आपने पिछले समय में देखा होगा कि अभी संसद का सदन चल रहा था तो उसमें बहुत से लोग सोते हुए मिले, कुछ लोग मोबाइल पे गेम खेलते हुए मिले, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि गोपनीयता का विषय है, इसे नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन होता रहता है उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, यानी जितने लोग उपस्थित हुए। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जरूरी नहीं है 245 लोग ही उपस्थित हों,
180 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति हमने बताया था 15% होती है, कुल सीटों का 15% जितना होगा वही गणपूर्ति है। उतने लोग अगर हैं तो जितने लोग उसमें से मतदान किए, अब मतदान यानी वोट दिए, किसी भी सब्जेक्ट पर बिल पे बात हो रही है और उस पर सभी का जब मतदान लिया जाता है तो अब डिजिटल हो गया है, सभी कुछ लैपटॉप से हर जगह चल रहे हैं, डेस्कटॉप से, तो डिजिटल मतदान किए तो अगर उसका 2/3 सदस्य ये पारित कर दें कि नहीं उत्तर प्रदेश राज्य के इस विषय पर, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का विषय हो, कोई भी विषय पर अगर कानून बनाने के बाद अगर ये राज्यसभा 2/3 बहुमत से यानी अपने प्रथम विशेष बहुमत से पारित कर देती है कि नहीं संसद इस पे कानून बना सकती है, तो वो कानून बनाएगी। ये अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, नहीं तो संसद तभी कानून बनाएगी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, वित्तीय क्या आपात लागू हो, तभी राज्य के सूची पर जो है केंद्र कानून बना सकती है यानी संसद कानून बना सकती है। उसके अलावा जब तक इस आर्टिकल में राज्यसभा बहुमत से पारित नहीं कर देगा तब तक वो कानून नहीं बना सकती। आगे की तरफ चलेंगे, दूसरी शक्ति जो आर्टिकल 312 के तहत शक्ति प्राप्त है। इसमें कई बार ये भी एग्जामों में चर्चा में रहता है क्वेश्चन, इसमें सम्मिलित होता है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अब बात आती है कि सेवाएं भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 सेवाएं पूछी जाती हैं जिसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं होते हैं। अब दोनों में अंतर जानेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, और केंद्रीय सेवाओं में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। एसएससी CHSL में 2017 में एक क्वेश्चन था कि कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 3 सेवाएं सम्मिलित होती हैं, IAS, IPS और IFS। और ध्यान दीजिएगा एक होता है IFRS, ठीक, यही समझना है। अखिल भारतीय में 3 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं जिसपे सर्वे सर्वाधिकार होता है राज्यसभा का। कैसे होता है उस पर अभी चर्चा करेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, यही समझना। IFRS भारतीय विदेश सेवा हो जाती है। CHSL का जो क्वेश्चन 2017 का था वो यही पूछा था, कौन सी सेवा विदेशी मतलब भारतीय सेवा नहीं है, तो यही है। अखिल भारतीय सेवाओं में ये सेवा सम्मिलित नहीं होती है, भारतीय विदेश सेवा। हमने बताया सेवाएं 2 प्रकार का होता है, एक अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और एक केंद्रीय सेवाएं होती हैं। तो केंद्रीय सेवा का मतलब ऐसे प्राधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो केवल केंद्र के लिए काम करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IFS हो, ये राज्य के साथ साथ पूरे केंद्र के लिए काम करते हैं। आप देखे होंगे कि एक जिलाधिकारी एक ही स्टेट में नहीं रह सकता, उसका पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी वो राज्य के साथ साथ पूरे केंद्र के लिए कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिवालय के या अन्य क्षेत्रों में काम करेगा, कभी किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। तो ये चीज होता है एक केंद्र। अखिल भारतीय सेवाएं आपसे कोई पूछता है तो आप यही बताएंगे केंद्र और राज्य के लिए एक साथ काम करे, ठीक। तो ये है अखिल भारतीय 3 सेवाएं हैं जो राज्य और केंद्र के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा जो IFRS और भी सेवाएं जो हैं जो केवल केंद्रीय सेवा है, जो जैसे IFRS भारतीय विदेश सेवा जो है एक केंद्र की सेवा है, केवल केंद्र की सेवा होती है। राज्य से क्या मतलब है विदेश से, क्योंकि भारत सरकार का पूरे अखंड भारत का जो संबंध है वो विदेशी राज्य से होगा, तो उसमें जो विदेशी राजदूत नियुक्त होंगे, विदेशी सेवा जितनी भी होते हैं वो उससे संबंध होगा। तो ये 2 शक्तियां आपने देखा कि राज्यसभा के आर्टिकल 249, 312 एक मेन रीढ़ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि राज्यसभा की और कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी विषय पे क्वेश्चन बनता रहता है धन विधेयक, ठीक। विधेयक बिल, विधेयक को हिंदी में बोलते हैं बिल, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं बिल और विधेयक इसे बोलते हैं हिंदी में। फिर ये चल करके आगे एक्ट बनता है और इसी को हम फिर अधिनियम बोलते हैं, ठीक। इसको समझना होगा थोड़ा सा। फिर बात की बात है, इसको हमने शुरुआती दौर में भी बताया था संविधान स्टार्ट करने से पहले
बिल क्या होता है? कोई भी सामान्य विषय पर जो संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची से लेकर के राज्य सूची और संघ सूची का विषय दिया गया है, उन विषयों में से किसी एक भी विषय पे जब भी उस पर कानून निर्माण की प्रक्रिया जारी हो जाती है और वो किसी भी सदन में, चाहे वो विधानमंडल का सदन हो चाहे संसद का सदन हो, किसी भी सदन में जब उस पर कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है, तो जब वो सदन के अंदर होगी, चाहे वो विधानमंडल सदन के या संसद के, तो उसे हम बिल या विधेयक बोलते हैं। और जब वो संसद के दोनों सदनों से पारित होती हुई आगे की तरफ पारित होकर के राष्ट्रपति के पास उसके साइन से प्रस्तावित हो जाती है, तो वो चल करके एक्ट अधिनियम में परिणत हो जाती है, अधिनियम बन जाता है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन बनता है, दो तरीके के विधेयक होते हैं। एक पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, फिर पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम में है, जीएसटी किस संविधान संशोधन विधेयक में। अगर विधेयक की बात करेगा तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा, लेकिन अगर संविधान संशोधन अधिनियम की बात करेगा तो 101वां हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे की तरफ हम इसमें देख रहे थे कि धन विधेयक, इसमें भी विधेयक, अब आप समझ में आ गया होगा कि विधेयक क्या है। और धन विधेयक की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको और पता हो गया होगा कि धन से संबंधित विधेयक, यानी धन के संबंधित अगर कोई कानून बनेगा तो क्या होगा। उसके पहले और जानेंगे, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक में भी कई प्रकार के विधेयक होते हैं, ये आगे की चर्चाएं हम उसको करेंगे। फिर धन विधेयक की बात करना है, हमें यहाँ राज्यसभा की शक्तियों को जानना है, न कि धन विधेयक को बात करना है। ठीक, आइए धन विधेयक पे केवल लोकसभा का अधिकार होता है, राज्यसभा का इसमें कोई अधिकार नहीं होता। इस पे सर्वे सर्वा लोकसभा का अधिकार होता है, राज्यसभा का कोई अधिकार इस पे नहीं होता है, ये राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं होता। कोई भी, हमने बताया कि संघ सूची से लेकर के राज्य सूची और इसके बाद राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची से संबंधित जब भी कोई कानून बनते हैं, अगर राज्य सूची को हटवा दिया जाए, संघ सूची और समवर्ती सूची में देखा जाए, तो जब कानून बनेगा तो संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। यानी ये संसद हो गई और इसकी राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा, जब कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी, बिल पेश किया जाएगा तो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। वो चाहे साधारण बहुमत से हो, चाहे प्रभावी बहुमत से हो, चाहे विशेष बहुमत से हो, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। लेकिन धन विधेयक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसपे सब कुछ निर्णय लोकसभा का होता है, राज्यसभा की इसमें कोई क्रिया नहीं होती। ठीक, तो आप ये चीजें जाने कि कोई भी विधेयक पर राज्यसभा अपनी सहमति दे सकता है, ठीक, इसको बदलने के लिए भी कह सकता है, लेकिन धन विधेयक एक ऐसी चीज है जिसपे अपना कोई निर्णय किसी भी प्रकार का नहीं दे सकता, देगा लेकिन मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके बाद राज्यसभा की कुछ और शक्तियां हैं। जैसे राज्यसभा की शक्तियां ये हैं कि कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होकर के और राज्यसभा में गया और राज्यसभा में बहुमत से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा के बाद वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति से भी पारित होकर के फिर अगर वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस सदन में फिर भेज दे और अगर उस सदन की कार्यवाही में लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित होकर फिर राज्यसभा में गया और इसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, यानी सरकार बदल गई, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या वो जो बिल बन रही थी वो लैप्स हो जाएगी कि रहे। तो अगर वो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में गया हुआ विधेयक है पुनर्विचार के बाद और राज्यसभा में है, सरकार विघटन हो गई, तो वो कानून लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर वही कानून अगर लोकसभा में है और पारित होने की प्रक्रिया में है पुनर्विचार के बाद और सरकार गिर गई, तो वो कानून लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, फिर से उसको करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 248 में कुछ अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो संविधान के राज्य सूची के विषय में, संघ सूची के विषय में और समवर्ती सूची के विषय में शामिल नहीं किया गया है, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हम आगे की तरफ बात करेंगे। तो राज्यसभा के
ये कुछ विशेष शक्तियाँ रही, आप उसको बता सकते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे सभापति और उपसभापति होते हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है, हमने इसकी भी चर्चा शुरुआती दौर में संविधान में किया हुआ है। उसके तहत इसके सभापति और उपसभापति को हटाया जाता है। सबसे विशेष, अगर आप मेंस के क्वेश्चनों में लिख रहे होंगे तो एक चीज जरूर लिखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पदेन सभापति। क्या कहा जाता है, पदेन सभापति। हमने उपराष्ट्रपति पढ़ाते वक्त इसका पूरा जिक्र किया था। भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो ₹0 होता है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। और किताबों में इसका जिक्र किया ही नहीं जाता कि पदेन क्या होता है। सभापति का मतलब हम मान लिए अध्यक्ष होता है, उपसभापति का मतलब उपाध्यक्ष होता है, लेकिन पदेन क्या होता है? पदेन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक पद के लिए निर्वाचित हुआ हो और उसको दूसरा पद स्वतः दे दिया जाए, ठीक, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार ना हो। यही है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद के रूप में चयनित होता है। वाइस प्रेसिडेंट, उसका कार्य होता है राष्ट्रपति के अन्य कार्यों को करना या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करना। लेकिन पदेन सभापति के रूप में उसे चुना गया, यानी राज्यसभा को उसको पदेन सभापति वो निर्वाचित किया गया था, किसके रूप में, उपराष्ट्रपति के। लेकिन उसको सौंपा कौन गया, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया, इसलिए वो पदेन सभापति कहलाता है और इसी का उसको वेतन दिया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा का सभापति है, हमने बताया कि इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सभापति अध्यक्ष का रूप में काम कर रहा है तो किसी भी निर्णय पे वोट तो जरूर देगा ना, नहीं, वोट नहीं दे सकता, किसी भी निर्णय पे वोट नहीं देगा, बस एक चीज पे वोट देगा। कब देगा, जब किसी भी विषय पर अगर वो कोई विषय पे कानून बन रहा है और सबसे पूरे सदन में बैठे हुए लोगों से कहा कि अपना अपना सभी लोग इस विषय पे मतदान करें, और सभी लोग मतदान करते हैं और मत आ जाता है बराबर। कांग्रेस पार्टी है, एनडीए की पार्टी है, सभी लोग मिल करके बराबर मत दे दिए, और बराबर मत में जब आ जाएगी चीजें तो बराबर के मत में आएगी तो वो निर्णायक मत देने का बस काम करता है। निर्णायक का मतलब जब दोनों चीज टाई हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। अनुच्छेद 100 में जो कहा गया है कि लोकसभा में जब टाई निर्णायक हो जाएगा टाई, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष जैसे निर्णायक मत देता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी निर्णायक मत देने का काम करता है। बाकी संसद के किसी भी विषय पे, वो राज्यसभा में जब कार्यवाही में होगा तो किसी विषय पे वो अपना मत नहीं दे सकता। ठीक, यहाँ तक कि राज्यसभा की संरचना के विषय में तो हमने पिछले समय में बात कर लिया। आप कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको याद रखेंगे, जैसे इसकी शक्तियाँ, ठीक, एग्जामों से संबंधित आर्टिकल कुछ लिए जाते हैं किसमें किसमें है। इसके बाद राज्यसभा का जो गठन कैसे होता है, इसकी जो सदस्य होते हैं, बहुत से बच्चे यहीं पर गलतियाँ कर जाते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में कितने होते हैं, 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन बच्चे यहीं पर गलतियां करके 2 वर्ष में 2/3 कर देते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है, 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। फिर इसके बाद अगर इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसको याद रखेंगे। अधिकतम आयु कई परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, जैसे टेट वगैरह की परीक्षाओं में नॉर्मल परीक्षाएं होती हैं, तो इसलिए इसमें पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको 30 ईयर्स होती है, इसीलिए हम इसको बुजुर्गों का सदन करते हैं। ठीक, अब हम लोकसभा को अगले आर्टिकल में शामिल करने के बाद फिर जब दोनों में अंतर देखेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रथम महिला लोकसभा सभापति, उपसभापति, फिर प्रथम महिला राज्यसभा में पुरुष कौन थे, प्रथम सभापति, उपसभापति, अब तक कितने सभापति उपसभापति हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जब सदन में कार्यवाहियां चलती हैं तो कौन कौन से दोनों में अंतर देखने के मिलते हैं, इसके विषय में आपसे बात करेंगे। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। पिछले समय में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, कहीं से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।